प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज का प्रोग्राम हम ताखीर से शुरू करने पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से थोड़े डिले आए हैं, इसके लिए माजरत खाएं। जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में उसकी तरफ आते हैं। तख्ते लाहौर की जंग थम ना सकी, परवेज इलाही की वजारत आला हवा में लटक गई। पंजाब राज के लिए पीडीएम पीटीआई सियासी चाल लम्हा बलहमा तब्दील। राना सनाउल्लाह वजीर आला हाउस को ताहाल सील नहीं कर सके। सियासी सूरत हाल पर अहम तरीन एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी स्कैंडल। पावर डिवीजन के अफसरान की वजह से कौमी खजाने को 20 अरब रुपए से जायद का नुकसान। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर और सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल अरबों के स्कैंडल पर आमने सामने। जानेंगे सीनियर सहाफी सुहेल इकबाल भट्टी से, एक्सक्लूसिव डिटेल्स उनके पास मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे। क्लासेस साहब, पंजाब की सिचुएशन डेफिनेटली और परवेज इलाही को हटाने का जो मामला है ये तूल पकड़ चुका है। हुकूमत ऐलान करने के बावजूद जो है वो उनको अभी तक डी नोटिफाई नहीं कर सकी है। तो क्या लगता है हालात कहाँ जाएंगे? बड़ा अहम सवाल है आपका। और कल से आपने देखा होगा कि इसका टेम्परेचर जो था ना ज़रा लो हुआ है। कल हमें लगता था जब हम कल रात शो कर रहे थे कि शायद असम्बली या ये चीफ मिनिस्टर साहब अभी गए तभी गए फलान टाइम पे गए, तो वो अब लग रहा है कि ये इनकी स्ट्रेटजी थी हुकूमत की, परवेज इलाही साहब या इमरान खान साहब के नर्व्स को चेक करने के लिए। फिलर जैसे कहते हैं ना, फिलर छोड़ा जाए कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, उसके बाद वो जवेद लतीफ़ साहब भी कह रहे थे, तारड़ साहब सारे कह रहे थे कि बस रात को 12 बजने दें फिर देखें कैसे हम बम फोड़ते हैं। और पूरा पाकिस्तान जो है तो वो उस वक्त उसी पे था कि अभी बम फूटेगा। बल्कि मेरे को एक जानने वाले उनको मुझे मैसेज आया, मज़े की बात बताऊँ आपको, तो उन्होंने कहा जी मैं तो सोने लगा हूँ, मैं तो आप ज़रा कोई थोड़ा सा आंख रखिएगा, रात को 12 बजे के बाद हो तो आपने मुझे फ़ोन करके जगाना है। मैं क्या हाजिर जनाब, और मैं क्या सो जाए, कुछ नहीं होना, हुआ भी सही तो कल आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। अगर ये हो भी जो आपने जाग कर आपने क्या करना है, उठ के आप क्या करेंगे। सो लोगों की मैं ये बता रहा हूँ कि कितने क्यूरियस थे या कितने उनको पंजाब हुकूमत के हवाले से उनको कंसर्न्स हैं या लोग इनको आके वो कर रहे फॉलो कर रहे हैं। सो अब ये लगता है जो कल वाली चीज़ें थी, दो चीज़ें हुई हैं कल। एक तो इमरान खान साहब ने जो उसमें तो उन्होंने कहा जी आज हम वहाँ पे ये लोग इकट्ठे करेंगे 5 बजे के करीब आएंगे, वो भी इतना अच्छा उस पर जुलूस आएगा और उसमें जलसे होंगे तो गवर्नर हाउस के बाहर करेंगे। सो उन्होंने अपनी तरफ से एक उन्होंने आके थ्रेट किया, इसको गवर्नर साहब को किया या उन्होंने आके पीडीएम के वगैरह इन लोगों को किया कि अगर आप लोग करेंगे तो हम भी क्राउड लेके पहुंच जाएंगे। सो वो उनकी तरफ से ये थ्रेट थी। इनकी तरफ से थ्रेट थी कि रात 12 के बाद हम रहने नहीं देंगे आपको, उस पर आपका चीफ मिनिस्टर है वो नहीं रहेगा। सो ये बड़ी इंतहाई एक उस आके कहते फिलर दोनों तरफ से फिलर भी छोड़े गए हैं, दबाव में भी डाला गया। वो कहते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कि कौन पहले आपको आंख जो है ना यहाँ पे झिपकता है। 2-3 चीजें हैं इसमें। मेरा ये ख्याल है गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने इस बात से अवॉइड किया है कि डी नोटिफाई करेंगे तो ये कल को आज ये चले जाना था इन्होंने वहां पे उस कोर्ट में जाकर स्टे ले लेंगे। स्टे ले लेते हैं तो पता नहीं कोर्ट के पास चला जाएगा तो गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकता, चीफ मिनिस्टर वगैरह ये भी कुछ नहीं कर सकते। सो इससे बेहतर समझा गया कि हम अपना मामला ये अदालत में जाकर स्टकअप ये कराने की बजाय बेहतर है इसको पॉलिटिकली हैंडल करता है। पॉलिटिकली कैसे हैंडल करेंगे, 2-3 चीजें। एक तो ये है कि जनाब के एक उन्होंने वहां पे तरीके एतमाद इन्होंने पेश की हुई है इसके खिलाफ, परवेज इलाही साहब के खिलाफ। चले जी नाकाम हो जाते, सपोजली हम बात कर रहे हैं कि नाकाम होगी, बल्ले बल्ले होगी, परवेज इलाही साहब जीत गए। अब वो होगी अगला जो एजेंडा लेना है उन्होंने, उसने स्पीकर ने वो ये लेना है जो एतमाद का वोट कहा हुआ है इन्होंने, ये जो है आपके गवर्नर ने कहा हुआ कि एतमाद का वोट लें। तो चौधरी साहब जो है वो अब आए और 188 बंदे वो इकट्ठे करें या 86 जो भी उनकी तादाद है। सो उन्होंने कहा जनाब कि पहला मौका अगर वार हमारा ये खाली जाता है, सपोजली अगर इनके पास बंदे हैं, ये जो बड़े दावे कर रहे हैं हुकूमत वाले कर रहे हैं, पीडीएम कर रही है, जी हमारे पास नग पूरे हैं जी, हमारे बंदे पूरे हैं जनाब। अगर पूरे हैं तो फिर ले आए और ये तरीके एतमाद वो लगा रहे हैं उस पर एजेंडे पे तो साबित कर दें। 186 लोग ले आए और उसके बाद उनको परवेज इलाही साहब को हटा के अपना बंदा जो भी लगाना है आप लगा लें। अब लगता ये है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरी एक असेसमेंट है, ना परवेज इलाही साहब के पास 186 है ना पीडीएम के पास 186 है, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज अगर दोनों ये कॉन्फिडेंट होते तो वो जो मैं उस मशहूर ज़माना जो बात कहता होता हूँ, मेरा एक तकिया कलाम ही कह लें, क्योंकि एक उस मैदान भी है, घोड़ा भी है, तलवार भी है, तो दोनों को थमा दें, डुएल आप लड़ लें। डुएल पॉलिटिकल डुएल की बात कर रहा हूँ। अब तलवारें में सौंप के निकले हैं और उसमें उस असेंबली में जाए, पहले कल जो होना है आप तरीके एतमाद को चेक कर लें, पहले पीडीएम को चेक कर लें कि इनके गुब्बारे में कितनी हवा है, इनके अंदर कितना एक पावर है, क्लाउड है कि हम सील कर देंगे तो हम ये कर देंगे तो हम फलां कर दें, कल करके दिखा दें, जाए वो मतलब एजेंडे पे लगने वाली है।
उसके बाद दूसरा ये जैसे मैंने कहा कि वो जो उसमें नो कॉन्फिडेंस की या कॉन्फिडेंस वोट आना है, सो दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। सही, जो मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। दोनों के पास बंदे पूरे नहीं है। बंदे इनके पास पूरे होते तो चौधरी परवेज अली साहब स्पीकर को कहते सत्तान खान साहब कोई चलाकियों की आइन की ये पढ़ा जा रहा है, वकील बुला लिए गए हैं, तो एक एक लफ्ज पे बहस हो रही है कि ये नुक्ता कैसे है तो फलां नुक्ता कैसे, फिर सीधा कहते भाई साहब मेरे पास 186 लोग हैं, बुलाएं इजलास आए जी, हाथ खड़े करें जनाब, बात ही खत्म हो जाए, क्राइसिस वाज ओवर। इट मींस परवेज अली साहब के पास बंदे नहीं है। सेम इनके लिए भी जाता है। इनके पास 186 होते, पीडीएम के पास जब अगर मेरे को 186 का फिगर ही है तो ये जनाब उस पर जाते, ये कल उसमें जाके उसमें तरीके एतमाद जो है उसको कामयाब करवा लें। तो पूरा मुल्क को आपने एक उसमें डाला हुआ है, एक हंगामा किया हुआ है। दूसरी तरफ इकोनॉमी की सिचुएशन देख लें, $6 बिलियन के करीब आपके रिजर्व आपके नीचे हो गए। IMF अभी आपको पैसे नहीं दे रहा। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर एक MNA जो है ना, इन्होंने एक उसमें अगर वो क्या कहते वजीर आजम हाउस में फैक्ट्री लग गई है, एक मशीन लग गई है यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट रोजाना की बुनियादों पे, और साथ में वजीर का स्टेटस भी दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, टक्का आपकी जेब में, पल्ले नहीं धेला कर दी फिर मेला। इनका ये हिसाब है, इन्हें कोई फिक्र परवाह नहीं है कि ना मुल्क आपने इकॉनमी तबाह कर दी, दिवालिया निकल गया, IMF से बातचीत नहीं हो रही, ये आराम से मजे से बैठे हैं, इनको कोई नहीं है। लास्टली उनकी देखें जो कहते हैं हमारा सूबा दिवालिया हो गया, वो परवेज अली साहब जब 125 अरब रुपया इन्होंने वहां पे भेजा है कि मंडी बहाउद्दीन गुजरात और दीगर इलाकों में भेजे, मुझे अगेन कोई उसमें मसला नहीं, वो इलाके में हमारे भाई भी होनी चाहिए तरक्की, लेकिन डेरा गाजी खां, बखर या खुशाब, भावल नगर के पैसे उधर ना भेजे, नए जनरेट करें। एक तरफ आप कहते हैं हमारे पैसे नहीं है और सेंटर हमारे पैसे नहीं दे रहा, दूसरी तरफ 4 महीने से इजलास आपने जो बुलाया हुआ है रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है, 4 महीने से कोई आए नए इजलास चल रहे, रीजन कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना है अंडर द लॉ। इनको जो आप यहाँ पे उसमें लाखों में और रोजाना के बुनियाद में तनख्वाह के अलावा, ये लोगों को जहन में रखें, एक सेशन अटेंड करने के लिए MNA MPs या सेनेटर को इनको 10,000 रुपए के करीब अलाउंस मिलता है। यहाँ तो 10,000 है, पंजाब असेंबली का चलें 1-2 हज़ार रुपए कम होगा, जो भी होगा चलो 5 से 10,000 के दरमियान भी रख लें। वो पैसा आपके पास है, करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं, अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं, वो पैसा है, लेकिन वैसे अब दिवालिया हो चुके हैं। ना उनको परवाह है कि पैसा आवाम का किधर लगा रहे हैं, उनकी जेबों में जा रहे हैं MPs की, ना इनको परवाह है कि रोजाना की बुनियाद पे एक मतलब कोई ना कोई एक नया नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन आके इशू कर देता है कि आज जनाब एक और वजीर जिनको आपने कभी जिनका नाम ही नहीं सुना हुआ होता, तो चल रही आवाम भी खुश है। और ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कहते हैं जी रात कि मैं सोने लगा हूं तो जो होगा राउत साहब आपने मुझे बताना है, मैं क्या जनाब मैं बैठा हूं जनाब, आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा क्लासेस साहब ये भी बताइएगा कि आप भी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि दिस इज नॉट गोइंग इन द फेवर, जिस तरह से इमरान खान ये कहते रहे हैं कि मैं असम्बलियां तहलील कर रहा हूँ और उन्होंने अपना एक ट्रम्प कार्ड शो किया, उसके बाद PDM को चाहिए नहीं था कि वो ये वाला मामला करते, क्योंकि अब इमरान खान साहब ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले हमें चैलेंज कर रहे थे असम्बलियों वाले मामले पर, और अब ये कह रहे हैं जब हम तहलील करने जा रहे हैं तो ये बीच में रोड़े अटका रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स बेहतर कौन कर रहा है, इमरान खान साहब कर रहे हैं या PDM बेहतर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? साहब तेरे बड़े घाघ लोग हैं, आप और मैं इनकी उस तक गर्द तक नहीं पहुंच सकते, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़े जो पाकिस्तान में 20 से 25 साल सियासत कर लेना कोई भी, उससे बड़ा घाघ बंदा कोई नहीं होता। ये मतलब एस्टेब्लिश में बात बता रहा हूं मैं आपको। सो इनको बड़े तरीके होते हैं इनके पास एक दूसरे को करने के, ये इनको कोई आपकी मेरी कोई काउंसलिंग की एडवाइस की कोई जरूरत नहीं। ये पदेशी सियाने होते हैं। अगर बाद लोग ना पदेशी सियाने होते हैं तो हमारा सियासतदान जो है दुनिया भर के वो पदेशी सियाने होते हैं, हाउ टू मेक पीपल फूल। इनको एक ही फन आना चाहिए कि लोगों को बेवकूफ या कैसे बनाना होता है। और बड़ी मजे की एक ना ये कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है बनिस्बत इसके आप उनको इस बात पे कहल करें कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जरा इसकी डीप जरा इसकी डेप्थ में जाएं, लोगों को बेवकूफ बना ले 2 मिनट में बन जाएंगे। उनको ये कहेंगे भाई साहब ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो नहीं मानेंगे। ना क्योंकि अपने ऊपर पड़ती है ना कि इसका मतलब मैं बड़ा कमजोर हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बेवकूफ बना गया। सो अपने ऊपर जब आती है आपकी ईगो अंदर की आके थोड़ी सी ये उभर आती है, वो कहते नहीं मैं तो ठीक खड़ा हूँ मैं। अब इसी को देख लें, जैसे मैं इस हक में था, मुझे मैं आपको उस पर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को असेंबलियां तोड़ने देते हैं, ये मेरा ख्याल है, माई व्यू। अब इनकी अपनी इनको डर लगा हुआ है कि वही वाली बात इमरान खान का फेस नहीं कर पा रहे, पंजाब इनके हाथ में नहीं आ रहा, सो वो डिले करना चाहते हैं कि अगले साल नवंबर तक ले। मैं क्यों कह रहा हूँ, इनको थोड़ा सा ये टाइम देना चाहिए था। इमरान खान साहब और परवेज अली साहब क्यों इकट्ठे हो गए? बिकॉज ऑफ PDM। अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रेशर हटाते, उन्होंने नहीं तोड़नी थी असेंबली परवेज अली साहब ने। उन्होंने जिस तरह बहाना बनाया था जनरल बाजवा वाला, जब बैठे हुए थे साथ तो उन्होंने कोई वो बाद में कहा भी था, सुना भी था, मेरे को फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी घंटा बैठे हैं, पेस्ट्रियां खाई हैं, चाय पिए, गप्पे कह के मारे परवेज अली साहब। उस वक्त तो बात नहीं की। अगर आपको इतराज था,
आप ज्यादा जनरल बाजवा साहब के सगे थे तो उठकर चले जाते उस वक्त, लाइव कॉम को दिखाते, रिएक्ट करते ये गलत बात कह रहे हैं या। अच्छा, बाद में जब इमरान खान ने तकरीर खत्म थी, आपने फिर वो उस पर आगे उस वक्त अपना रिएक्शन दिखाते, वो भी कहते नहीं दिखाए। आपको 24 घंटे बाद याद आया, मुक्का बाद में याद आया कि उस लड़ाई के बाद यार खान को मैंने ये बात नहीं की, और धमकियां चाड़ी कि उन्होंने कहा ना एक उसमें कहते हैं इब के मार के, अब मुझे मार के दिखाएं, अब आप जनरल बाजवा की गुस्ताखी करके दिखाएं। खान साहब ने की। उन्होंने जनाब चौधरी परवेज साहब ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान डर गया है, फिर खान साहब है ना। उन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने आके ताबड़तोड़ हमले किए, उस पर चौधरी साहब चुप रहे हैं। ये लड़ाई बढ़ रही थी इनकी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जरा टाइम देना चाहिए था। परवेज अली साहब नहीं करे। आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है तो उनकी गुफ्तगू से जनरल बाजवा गायब हो गया। उन्हें किन्ने वो नहीं होती खवातीन जो घरों में पुराने दौर में कहे नाम नहीं लेना भाई, अपने उसका नाम नहीं लेना, वो जो है फलां के अब्बा फलां के, वो इस तरह की चीजें होती हैं, वो उन्हों मेरे वो इस तरह की चीजें आज उन्हों पे चले गए हैं, आज उस पर आज जिक्र नहीं किया। तो मतलब यह है कि एक दो दिन दोनों ने एक दूसरे को चेक किया है। उन्होंने परवेज अली साहब ने इमरान खान साहब को चेक किया है कि डर जाएंगे, आंख में आंख डाल के। इमरान खान साहब ने वापस बाउंसर मारा है उनको परवेज अली साहब के उस पे वो क्या सर पे जो पहनते हैं उस पे मारा है उन्होंने। उसके बाद सुलह हो गई है। उन्होंने कि मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैं उन्हें किन्ने करके गुजार लूंगा। इनके बहुत बड़े स्टेक्स हैं परवेज अली साहब। उन्हें पता है कि आपकी दफा मैंने रिजाइन किया, असेंबली तोड़ी, मैंने दोबारा वजीर आला नहीं बनना। ही नोज इट। वो उस्मान बुजार वजीर आला बनेगा। इमरान खान साहब दोबारा उस्मान बुजार को लाएंगे। सो ये जो 125 अरब रुपया है, ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो भेजी गई है। हाँ। इस पे इन्होंने ठेके देने हैं, इस पे इन्होंने इस पे बहुत से लोगों की चूंच जो है ना गीली होनी है। डेली की बुनियादों पे वो बताया जा रहा है पंजाब में कोई ना कोई काम और कोई ना कोई वारदात डाले जाते। सो इनको टाइम देते, मुझे नहीं लगता कि परवेज अली साहब ने वो करना था, लेकिन क्योंकि इनका दबाव गया है सो उनकी यूनिटी इसी में है कि वो इकट्ठे रहे वहां पे। अच्छा क्लास साहब, आपका एनालिसिस क्या है? आई सो मच वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। कल के प्रोग्राम में भी गुज़श्ता रोज जो हुआ है और आज भी मैं एक अगर वन लाइनर आपसे पूछूं हाँ या नहीं में, आपका एनालिसिस क्या है? इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, होगा क्या? असम्बलियाँ तहलील होंगी, ये मामला लटकेगा? क्योंकि अभी तो लग रहा है इस वक्त के जनवरी तक बात चली गई है, तो स्पीकर साहब भी कह रहे हैं, तो क्या ओवरऑल सिचुएशन नजर आ रही है? एक तो सियासत में ना मतलब यस नो नहीं होता, जैसे आपने कहा ना कि आप अपना यस नो, पॉलिटिक्स इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, एनवायरनमेंट बदल रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैसले करने वालों में शामिल तो नहीं है, फैसले हो रहे होते हैं, हम उस पर एनालिसिस दे सकते हैं, फैक्टर्स बता सकते हैं। सो ये मुश्किल है ये कहना कि असम्बलियाँ टूटेंगे नहीं टूटेंगे, लेकिन जनवरी तक वो आप ठीक कह रहे हैं। सप्तान साहब जो है, सप्तान खान साहब, वो जनवरी तक मामला लिए वो बैठे कि जनवरी तक हम कर लेंगे। जब जनवरी पहुंच गया तो परवेज अली साहब ने डॉक्टर मारे जुल्फकार के शो में कहा था जनाब के मार्च तक वो असम्बलियाँ सेफ हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद परवेज अली साहब कहेंगे भाई साहब 2 महीने की बात है, बस इसी तरह खेलते रहते हैं कि डी में कि अगर कलीमुल्लाह के पास हो, समीउल्लाह के पास हो, फलां के पास हो, इसी तरह आप मेरे पे डाल दीजिएगा, मैं आप पे डाल दूंगा, तो ये 2 महीने गुजार लेते हैं। जब ये मार्च के बाद अप्रैल शुरू होगा तो वह कहेंगे खान साहब 2 महीने की बात है, हम बैठे हुए हैं, हमारे MNA MPs बैठे हुए हैं, आपकी भी देखें पूरे का पूरा हमने बादशाह जमान पार्क पे आपको हंड्रेड्स ऑफ आपको सहूलतें दी हैं, फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, धरने चीज़ें। तो अगर ये हम चले गए तो निगरान आ जाएंगे, और निगरान भी वजीर आला किसकी मर्जी से लगेगा? वो फिर उसके बाद परवेज अली साहब और हमजा शहबाज की मर्जी से लगेगा। अगर ये एग्री नहीं करेंगे तो नाम चले जाएंगे कमेटी को, कमेटी ने भी ना एग्री किया तो इलेक्शन कमिश्नर को चले जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जिसके खिलाफ इमरान खान साहब रोजाना वो तकरीरें करते हैं कि दुनिया का बदतरीन आदमी, ये खुद कह चुके हैं सारे। सो क्या इमरान खान साहब ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि कोई ऐसे 3 नाम या 4 नाम चले जाएं इलेक्शन कमिश्नर के पास, उनमें से वो एक पिक करे? फिर वो खान साहब की मर्जी का पिक तो नहीं होगा, फिर परवेज अली साहब की मर्जी का पिक तो नहीं होगा, वो फिर हमजा साहब की मर्जी को भी सपोजली नहीं होगा, क्योंकि 3 नाम वो देंगे, 3 नाम वो देंगे, फिर उसके बाद मुश्तरका नाम आप कमेटी को भेजेंगे, वहां से अगर ना इत्तेफाक हुआ, जो कि नहीं होगा, अब तक तारीख में कभी नहीं हुआ कि वो इस तरह नाम इन्होंने किया, तो वो तो फिर इलेक्शन कमिश्नर फैसला करेगा। सो इमरान खान साहब अपनी किस्मत जो है वो 3 महीने निगरान के लिए क्या वो ऐसे बंदे के हाथ में देना चाहते हैं जिससे वो नफरत करते हैं, जिनको चीजें कर? सो मुझे लगता है असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि वही वाली बात कि खान साहब इसी तरीके से एक दूसरे को ये नूरा कुश्ती खेलते रहे, चौधरी परवेज अली साहब का भी काम चलता रहे, और खान साहब भी कहते रहे मैंने तो कहा है कि परवेज अली साहब नहीं मान रहे, और दोनों का मफाद भला इसी में है कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी तो KPK वाले भी कहेंगे कि भाई साहब हमारी नहीं टूटे, भाई अगर पंजाब नहीं टूट रही ठीक है तो KP तोड़े, वो भी नहीं तोड़े, तो लिहाजा लेट्स सी। ठीक है क्लास साहब, अब बस ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी स्कैंडल, और इस स्कैंडल की डिटेल्स हमें बताएंगे सीनियर सहाफ़ी सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे स्कैंडल पर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ जीटीवी इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब। उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सुहेल साहब, ये जो एक स्कैंडल है एनर्जी के हवाले से, इसकी बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही बताएं कि ये काफ़ी कौमी खजाने को बड़ा नुकसान है जो पहुंचाया गया है, और किन की तरफ से, एनर्जी सेक्टर के ही अफसरान की तरफ से। सर इसकी डिटेल्स बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये मामला ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी पाकिस्तान में पावर सेक्टर की ट्रांसमिशन के शोबे के अंदर स्ट्रेटजिक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी असासों की, जिसकी कंपनी की वर्थ है वो $10 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर इस कंपनी के अंदर जिस बड़े पैमाने के ऊपर बद इंतजामी हुई और मुबैना तौर के ऊपर करप्शन की ऐसी दास्तानें सामने आई हुई हैं जिसकी दस्तावेजात जीटीवी न्यूज़ को मसूल हुई, जिसके अंदर पूरी एक कहानी मौजूद है, जिसके अंदर एमडी की अपॉइंटमेंट, डीएमडी की अपॉइंटमेंट, उसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और उसके साथ निजी आईपीपीज के साथ जो मुआहिदों में तरमीम की गई, उसके नतीजे में कौमी खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। सिर्फ अब तक 2 आईपीपीज के साथ मुआहिदों में तरमीम के नतीजे में महाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और अब तक 20 माह गुजर चुके हैं, 20 अरब का नुकसान हुआ है। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि तकरीबन पिछले अगर 2008 के बाद की हम बात करें, इससे कभी भी किसी भी वफाकी वजीर ने इन डेप्थ इतने बड़े लेवल के ऊपर एक किसी कंपनी की जिसकी वैल्यू जो है, जिसके जो मंसूबों की जो वैल्यू है $10 अरब से ज्यादा हो, इतनी तफसील के साथ उसकी इंक्वायरी करवाई है। वफाकी वजीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर ने, उनको ये क्रेडिट जरूर जाता है। और इस हकीकत के बावजूद कि इसके अंदर जहां पर हमने बात की डीएमडी मंजूर अहमद की, ये एक ऐसे करेक्टर हैं जो एमडी के ओहदे पर भी फायज हुए, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नवीद इस्माइल की आशीर्वाद से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आशीर्वाद से, कभी वो डीएमडी लगते हैं, एलिजिबल नहीं है, उनके ऊपर बहुत से चार्जेस थे, लेकिन उनको कभी डीएमडी बनवाया गया, कभी एमडी बनवाया गया। अब उनको बरतरफ करने के अहकामात जारी किए गए, इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक तो मुस्लिम लीग नून के साथ जाना जाता है, उनके पावर प्लांट से 2 इस लाल पीर और पाक जिन मियां मंशा का या इनके इसको ओन करते हैं पावर प्लांट्स को, हिरान कुन तौर के ऊपर 3 सरकारी पावर प्लांट जो सस्ती बिजली पैदा करते थे हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी और भिक्की के अंदर, उनकी जो यूटिलाइजेशन फैक्टर था कम करके इन 2 पावर प्लांट्स का यूटिलाइजेशन फैक्टर 20 से 50% किया गया। महाना 1 अरब आवाम पर बोझ पड़ा है और नेपरा ने इस केस के अंदर एनटीडीसी जो सरकारी कंपनी है उसको 10 मिलियन का फाइन किया है कि आपने गलत मुआहिदा किया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और बोर्ड ने जो बाकी खिलाफ ज़ाब्ता नई पोस्ट क्रिएट की, इलीगल एमडी डीएमडी की भर्तियां की, उनके खिलाफ एक्शन किया, रुकावट कुछ लोग बन गए। और हिरान कुन तौर के ऊपर इन 2 पावर प्लांट्स के हवाले से बड़ा प्रेशर था जराए का ये कहना है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर का एक इन प्रिंसिपल स्टैंड था कि हमने एनटीडीसी को रीऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए जरूरी है जितनी गलत तकर्रियां हुई हैं, जितने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचे हैं, जितने खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून मुआहिदे हुए हैं, उन सबको हमने खत्म करना है। लेकिन हिरान कुन तौर के ऊपर जराए का ये कहना था कि वफाकी वजीर पावर डिवीजन और सेक्रेटरी पावर डिवीजन के दरमियान इस मामले के ऊपर इत्तफाक राय नहीं है। और राशिद लंगरियाल साहब वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, उनका एतमाद उनको हासिल है, उनका मौके भी मैंने हासिल किया, अगरचे कि कुछ चीजों की उन्होंने तायीद नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि जो इस पे आते हैं अभी आपसे सुहेल पूछते हैं इस पे कि आपकी क्या बात हुई उनसे राशिद लंगरियाल साहब से, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। बात करते हैं, मुझे 2-3 चीज़ें पहले बताएं सर कि एक तो ये है कि आप जो बता रहे हैं कि $1 बिलियन का लॉस हुआ है, तरमीमें हुई हैं इन फेवर ऑफ द आईपीपी जो बिजली पैदा करते हैं और जो हुकूमत खरीदती है और फिर उनको बिल्स वगैरह दिए जाते हैं, वो क्या तरमीमें हुई थी जिसकी वजह से ये सारा ये जो टिल्ट है इसका चेंजेस का वो आईपीपी के हक में किया है, अवाम के खिलाफ हुआ है, ये क्या चेंजेस की गई थी मुआहदों में? क्लास साहब देखिए, पावर सेक्टर के अंदर जो बिजली मुसलसल महंगी हो रही है ना, उसके अंदर ये छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज जो बाद में अरबों रुपए का इंपैक्ट क्रिएट कर रही है। मामला ये है, हमारे 3 सरकारी पावर प्लांट्स बल्लोकी, भिक्की, हवेली बहादुर शाह, ये मजबूरी तौर पर 3600 मेगावाट के पावर प्लांट थे, आरएलएनजी बेस्ड। ये फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती बिजली पैदा करते हैं। एक एनटीडीसी का एग्रीमेंट होता है इनके साथ कि आपने इनके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, गारंटीड आप कितनी बिजली, कितने % बिजली प्लांट चलवाकर बाय करेंगे। इन पावर प्लांट्स का जो गारंटीड यूटिलाइजेशन थी वो कम की गई और 2 आईपीपी जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, जिनका इस वक्त रेट पैदावारी लागत 40 रुपए फी यूनिट तक पहुंची हुई है, उनके साथ एग्रीमेंट करके उनका गारंटीड यूटिलाइजेशन फैक्टर 20% से बढ़ाकर 50% किया गया।
यानी कि जो उन्हें हम पहले गारंटीड कम पैसे अदा करते थे, अब महाना 1 करोड़ रुपए ज्यादा अदा कर रहे हैं, और ये गुज़श्ता 20 माह से मुसलसल हो रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अप्रैल 2021 में ये काम हुआ। खुर्रम दस्तगीर ने जब एनटीडीसी की ओवरऑल सारी इंक्वायरी करवाई, जहां पर बड़े पैमाने के ऊपर मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं, उन्होंने कहा कि इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद बहुत से लोग इसकी राह में रुकावट हैं कि इसको खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी बात हुई अगर उनसे, राशिद लंगड़ियाल साहब से, और मुझे लग रहा है कि दोनों मिनिस्टर और सेक्रेटरी के दरमियान बड़ा सीरियस किस्म का इनका इशू चल रहा है। और राशिद लंगड़ियाल साहब ये पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बड़े उनके लाडले सेक्रेटरी। शहबाज शरीफ साहब की यह बड़ी एक अच्छी आदत है कि अपने साथ पूरे का पूरा एक अपने लॉयलिस्ट जो है ना, ब्यूरोक्रेट्स, उनको साथ रखते हैं, भूलते नहीं हैं। वो वापस ले आए तमाम का तमाम जो ग्रुप था, गिरोह थे, सारे उनके साथ हैं। लंगड़ियाल साहब भी उनके साथ थे सारे। तो इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब की हमदर्दियां जो हैं वो लंगड़ियाल साहब के साथ हैं या अपने मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर के साथ हैं? अच्छा, आपने सुहेल साहब ब्रेक आप लेने तो जी ले लें। मेरे लिए साथ बड़ा रहिए। अहम ये चीज़ ब्रेक के बाद इनसे जवाब लेते हैं। साथ रहिए, बस ये सवाल जो है ब्रेक के बाद हम आपसे जवाब लेते हैं इसके ऊपर। इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सुहेल इकबाल भट्टी साहब। सुहेल साहब, आपसे क्लास साहब ने सवाल किया था ब्रेक से पहले, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मामला ये है कि जो राशिद लंगड़ियाल साहब हैं, इन्होंने हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट और बल्लो की पावर प्लांट की तमीर के अंदर कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनका एतमाद हासिल था, उसमें काफ़ी इंप्रेसिव काम था। लेकिन हम जब यहाँ पर देखते हैं कि अब खुर्रम दस्तगीर साहब का जो ओवरऑल उन्होंने पूरा एक तहकीकात करने के बाद उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान भिजवाया, जराए कहते हैं कि उनकी जानिब से रेजिस्टेंस आई है, वो इम्प्लीमेंट करने, मुकम्मल इस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उनको बहुत से एतराजात हैं। 1 माह गुजरने के बाद तकरीबन उन्होंने, हमें जब मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया, डायरेक्शन दी थी, उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने अमल दरामद शुरू करवा दिया है, कुछ चीज़ों को मैंने वापस भिजवाया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि डीएमडी मंजूर अहमद को हम बरतरफ करने जा रहे हैं, कुछ दिनों में हो जाएंगे, बोर्ड को हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, और बहुत सी वहां पे रॉन्ग डूइंग्स हुई, इस बात का उन्होंने हमें कंफर्म किया। लेकिन मामला यह है कि राशिद लंगड़ियाल साहब को शहबाज शरीफ साहब का भरपूर एतमाद अभी भी हासिल है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये टास्क मिला है कि पावर सेक्टर जहां पर इतने बड़े पैमाने पर बद इंतजामिया है, करप्शन है। एक सुहेल एक बात बताएं, खुर्रम दस्तगीर साहब, उनकी फैमिली जो है ये बड़े पुराने मुस्लिम लीग की हैं। इनके वाले साहब जो थे वो मुस्लिम लीग के, गोजरावाला सारा वो डिवीजन चीज़ें संभालते हैं। ये क्या वजह है कि इतना अहम वजीर, उनकी फैमिली इनके साथ रही है, बड़ा पुराना इनका ताल्लुक है, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ज़ाती भी होगा, कि अपने ब्यूरोक्रेट पे शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा एतमाद है कि वो ठीक काम कर रहे होंगे, वो गलत काम नहीं करेंगे, वो गलत डायरेक्शन नहीं देंगे, गलत चीज़ नहीं करेंगे। अपने मिनिस्टर पे जो उनकी कैबिनेट में बैठते हैं, उनकी पार्टी का बंद है, उन पे एतमाद नहीं कर रहे। मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, वेयर इज द प्रॉब्लम? वो उनको ब्यूरोक्रेट ज्यादा, उनको ईमानदार ठीक लग रहा है, खुर्रम दस्तगीर नहीं लग रहे, जैसे आपकी मुझे बातों से लग रहा है। जी, आपकी ऑब्जर्वेशन क्लास साहब बिल्कुल बजा है। यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का ही मामला है, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि अगर हम कुछ और अगर हम बात करें, हमने ज़राए ने इस बात की तस्दीक की, आहद चीमा साहब जिनके ऊपर इतना वो रिलाई करते हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनको दोबारा वहां पर अपॉइंट किया गया है, और बेशतर पार्टी अरकान उनके साथ साथ खाइफ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की उनको बैकिंग हासिल है, वो परवेल कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन चलती है, वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक ग्रुप है पूरा शहबाज शरीफ साहब ने पैदा कर दिया था पंजाब में, जिनका नाम रखा था, निक नेम था गो गेटर्स, कि साहब को ना नहीं करनी। मतलब वो कहते शहबाज शरीफ साहब डजंट टेक नो एज एन आंसर। यस सर, यस सर, बंदे मारने पड़े हैं, वो मॉडल टाउन में हमने देखा, बंदे मारने पड़े हैं, माल बनाना पड़े, कुछ करना पड़े, जो भी रूल रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करते, साहब को खुश करना है, ऐसे लोगों को कहते हैं गो गेटर। आहद चीमा साहब हूँ, ऐसे लोग हूँ, एक लंबी लिस्ट है जो मैं सुना सकता हूँ, ये तो गो गेटर्स टाइप हैं। सो ये राशिद लंगड़ियाल साहब भी लगता है गो गेटर उसमें कैटेगरी में है। और खुर्रम दस्तगीर साहब के लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है कि उनके सामने में सेक्रेटरी जो है इज मोर पावरफुल, और ज्यादा वो उनको कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर खुर्रम ऑफिस से में कुछ लोगों से थोड़ी सी खुर्रम दस्तगीर साहब से जी खुर्रम साहब से राब्ता करने की कोशिश की, वो आउट ऑफ कंट्री थे, बात नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो खुर्रम दस्तगीर का स्टैंड है, आने वाले दिनों में शायद वो इस मामले में प्रवेल करेंगे, विन करने वाले हैं, चूंकि जिस लेवल पर इस मामले को ले जा चुके हैं
उसके नतीजे में राशिद लंगड़ियाल साहब को ये ओहदा सेक्रेटरी पावर डिवीजन का आने वाले चंद दिनों में छोड़ना पड़ेगा और इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो चुकी है। सुहेल, आप मेरे छोटे भाई हैं, ये पाकिस्तानी हुक्मरान जो है ना सर, इन्होंने इन्हीं ब्यूरोक्रेट से काम लेने होते, खुरम दस्तगीर से काम नहीं लेना। खुरम साहब के पास ना प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर जो है ना वो ब्यूरोक्रेट, वो सेक्रेटरी होता है, पावर्स उसके पास होते हैं, उसने फाइल पे साइन करेंगे तो कोई काम खर्चा मर्चा कोई हमारी चूंचें गीली शीली होती हैं वो मिनिस्टर के कहने पे नहीं होती। तो मेरा ख्याल है आपको ये कहना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट फार फेच्ड? इसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ हद तक वर्किंग हो चुकी है। आज तक तो कभी नहीं देखा हमने किसी न ब्यूरोक्रेट को, शहबाज शरीफ साहब ने किसी मिनिस्टर को खुश करने के लिए, एमएनए को खुश करने के लिए हटाया हो। शायद तरीक में नया काम ये हो जाए, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं मैं। आप इसलिए उनको मजबूरन करना पड़ेगा क्लास साहब। पावर सेक्टर के अंदर अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, मेल प्रैक्टिस की वजह से पावर टैरिफ इस हाई लेवल पर जा चुका है कि अवाम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आगे इलेक्शन में जाएंगे, इन्होंने पावर सेक्टर में इंप्रूवमेंट करनी है। खुर्रम दस्तगीर को टास्क मिला है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है कि उनकी डायरेक्शन के ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये बताइए खुर्रम दस्तगीर, मैं जरा सियासी तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टेक्निकल चीजें तो ये कौम यहाँ लक्कड़ हजम पत्थर हजम पता नहीं क्या क्या स्कैंडल, अब तो मैं याद नहीं रहा कि क्या क्या चीजें हुई हैं इस मुल्क में, तबाही मची है सारी। ये खुर्रम दस्तगीर साहब कहीं पे मरियम नवाज साहब कैंप के तो नहीं है? मेरा ख्याल है उनका जो कनेक्टिविटी और उनकी जो रुझान या टिल्ट है वो मरियम नवाज ग्रुप की तरफ ही है। तो इसलिए ये सारा उन्होंने अपने सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल साहब को कहा कि डटे रहो महाज पे, क्योंकि इसी तरह के एक दो मिनिस्टर्स को जानता हूँ जिनका शहबाज शरीफ साहब के साथ इसी तरह का मामला चल रहे हैं। जो मरियम नवाज साहब कैंप के वजीर 2-4 बिठाए हुए हैं, तो उनके साथ रवैया उनका बड़ा सख्त भी है। और मेरे कुछ ज़राए ने कैबिनेट ने बताया उनको बारी भी नहीं मिलती बोलने की, हाथ खड़ा किए रखते हैं लेकिन उनको बहुत कम टाइम मिलता है। मैं इसी वजह से सवाल पूछा आपसे। आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, लेकिन आप मजबूरन वो किसी ग्रुप से भी हैं, लेकिन 2 मिनिस्ट्रियां क्लास साहब, पेट्रोलियम डिवीजन और पावर डिवीजन, जो भी हुकूमत है जिसने इलेक्शन में जाना है, अगर यहां पर कोई इसकी इस्लाह नहीं कर सकता, ये अवाम को फेस करने के काबिल नहीं देंगे। सिचुएशन इस तरह तो पहले कौन सा यार सोहेल बात सुन मेरे भाई, ये पहले कौन से इस काबिल है अवाम को फेस करने के? शहबाज शरीफ साहब, नवाज लीग, पीटीएम करने के काबिल होते तो इमरान खान साहब तो चैलेंज कर रहे हैं इनको पिछले 1 साल से इलेक्शन करवाओ। ये पंजाब में जितनी बड़ी महाभारत लड़ी जा रही है, तो ये फिर जंग जद्दल होती या यहाँ पे ये बैठ के इस तरह के कंप्रोमाइजेस करते, रोजाना की बुनियादों पे अपने वो लगा रहे होते, यहाँ पे सफीर मुशीर नए लगा रहे हो, तो ये तो पहले भी अवाम का सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं बकौल इमरान खान के। आप कहने से नहीं कर सकेंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा सर इनको? जी यकीन नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ हम कर लें। ये एक ऐसा टाइम है कि अगर आप कुछ ना कर पाए तो फिर तो मेरे ख्याल में सूरत हाल इनके लिए तो शायद हो ना हो, लेकिन अवाम और मुल्क के लिए बहुत तकलीफ एक ना सरेकी का मुहावरा आप समझेंगे तो किसी ना किसी को बात दुआ दी तेरी बेरी बुढ़े, वहां के तेरी अगे भी कौन ही खड़ी, मतलब है उसने कहा तेरी कश्ती डूब जाए, उसने कहा तैर पहले भी नहीं रही थी, इनकी कौन सी कश्ती पहले तैर रही है कि मजीद डूब जाएगी सर? तो चले ये तो इसको आप देखते हैं कि अच्छा एक और चीज आपने लिखी है कि 10 अरब डॉलर का जैद मलियात की कंपनी है, 10 सालों से इसका मुस्तकिल एमडी नहीं है। ये क्या कहानी है सर? ये कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल। असल तो ये चीज है कि 10 अरब डॉलर की कंपनी का एमडी नहीं है 10 सालों से। ये क्या कहानी है उस्ताद जी? इसकी सर कहानी ये है कि शायद पाकिस्तान में दुनिया भर के अंदर एग्जाम्पल नहीं होगी जिस कंपनी का वॉल्यूम $10 बिलियन से ज्यादा है उसकी, और स्ट्रेटजी की वो कंपनी है पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में। गुज़श्ता 10 सालों में उसका मुस्तकिल एमडी नहीं अपॉइंट हुआ। एक्टिंग चार्ज, लुक आफ्टर चार्ज, ब्यूरोक्रेट्स को चार्ज दिया। एक एमडी आए थे 2 साल के ब्यूरोक्रेट थे जफर अब्बास, कुछ उन्होंने काम करने की कोशिश की, रुकावटें, वो भी चले गए। एक कनाडा से एमडी आए, 3 माह बाद रिजाइन करके हाथ खड़े करके चले गए। तो उसके बगैर ही काम चल रहा है 10 साल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ जीटीवी इस्लामाबाद। 75 साल से ये काम चल रहा है। बहरहाल आप 10 साल का कह रहे हैं, 75 साल से चल रहा है। साथ मौजूद थे और हमें स्कैंडल के बारे में डिटेल्स दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।